प्यारे बच्चों, आपको ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग के सामने मैं बहुत ही इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित मैंने बहुत सा वीडियो डाला था। तो बहुत बच्चा का आया सर, कुछ बीपीएससी का एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है और बहुत तरह का एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, एसएससी का एग्जामिनेशन है, बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन है। तो कुछ आधुनिक भारत से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो ना, उस पर दिया जाए। कुछ बच्चे बोला सर, भारत सरकार के द्वारा यानी जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेज के द्वारा बहुत सा अधिनियम आया था हमारे भारत में, समय समय पर भारत का सामाजिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो उसी को देखते हुए आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। वो है अंग्रेज कालीन। जैसे हम जानते हैं हमारे आधुनिक काल में आज भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत अंग्रेज आते हैं। तो अंग्रेज कालीन के शासन काल में महत्वपूर्ण कानून आया था, एक्ट आया था, उसके बारे में चर्चा करना है। इसमें 2 वीडियो बनेगा। लगभग 16 मैंने पॉइंट बनाया है, 16 अधिनियम एक्ट जो आया हुआ था उसके बारे में मुझे जिक्र करना है। फिर भाग 2 आएगा, उसके बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों। और इससे कहने से पहले एक बात और करना है, आप वीडियो को देख रहे हैं ना, तो शुरू से अंत तक देखिए। जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक इस टॉपिक का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे भाग 1 है तो भाग 2 भी देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बनाइए, सभी बनेगा दोस्तों। मैं बहुत कोशिश करके मैं वीडियो को तैयार करता हूँ। चलिए, समय को पास नहीं करते हैं, फिर बात करते हैं। आइए, तो मेरे पास यहाँ सीरीज देख लीजिए, 1 2 3 4 से लेकर 16 तक, और इसका क्रम भी है 1773, 1784, 1713, 1813, 1829। एक मिनट दोस्तों, 1833, 1853, 1856, 1858, इस तरह के सीरियल में, इस तरह के इस साल में अधिनियम आया था, इस साल में। और जो कानून और एक्ट इस साल में जो पास हुआ उसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ। और जब ये कानून और एक्ट आया था ना, तो उस समय बंगाल का या भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन थे, उसके बारे में मुझे जिक्र करना है। और इस अधिनियम के तहत हमारे भारत में क्या क्या सुधार हुआ था, सामाजिक स्तर पे या आर्थिक दृष्टिकोण से सुधार हुआ था, उसके बारे में भी मुझे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 1773 हमारे देश में अंग्रेज। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए 2 मिनट और सुनिए बात। हम जानते हैं 1498 ईस्वी में भारत में प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जो है ना, या भारत को कहा जाता है खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा 1498, वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। प्रथम बार भारत की खोज किया गया था। उसके बाद एक सीरीज बन गया, जितने भी यूरोपियन कंट्री थे, फ्रांस, इंग्लैंड की बात किया जाए, डच की बात किया जाए, एक एक करके हमारे भारत में आए और अपने शासन व्यापार करने के साथ साथ ये लोग शासन व्यवस्था को भी कायम करते हैं। और अंततः भारत में पूरी तरह से जो सफलता मिलता है ना, वो अंग्रेज को मिलता है, इंग्लैंड को मिलता है, ब्रिटेन को मिलता है। और हम जानते हैं इसी क्रम में आते भारत के साथ जो निर्णायक 2 युद्ध होता है, 1757 प्लासी का युद्ध, उसमें भी अंग्रेज विजय होते हैं। और 1764 का युद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं बक्सर का युद्ध, जो कि भारत में वर्तमान स्थिति में है, उसमें भी निर्णायक युद्ध होता है और अंग्रेज जीते हैं। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को बंगाल के क्षेत्र में, अभी वर्तमान में जो उस समय जो बंगाल कहा जाता था, अभी के वर्तमान क्षेत्र में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और कुछ पार्ट असम का भी आता है। और साथ साथ अभी जो संपूर्ण बांग्लादेश देख रहे होंगे, इसके जस्ट नीचे पश्चिम बंगाल के पूरब साइड में, ये टोटल का टोटल बंगाल क्षेत्र कहलाता था। तो वहाँ पर सबसे पहले अंग्रेजों ने शासन व्यवस्था को काम किया, राजनीतिक सत्ता को हथियाया। और उसके बाद जब 1764 ईस्वी में और 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि होती है, और वहाँ से जब जमीनों के द्वारा जो लगान वसूल करने की अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसके बाद ये धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता को भी हथियाता है। और उसी समय से बंगाल में गवर्नर, जनरल गवर्नर, और धीरे धीरे इसके भारत में गवर्नर जनरल और वाइसराय का पद को सुनियोजित करते हैं और शासन व्यवस्था करते हैं। उसी क्रम में हम जानते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नाम सुने होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में बनाया गया हुआ था। भारत में 1615 में आया हुआ था, 1608 में प्रवेश किया था और 1615 में पूर्ण रूप से इनको अधिकार मिल गया था। तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था इंग्लैंड में,
वो हमारे भारत में आते हैं। पहला इसका उद्देश्य रहता है मुझे व्यापार करना है, और व्यापार करते करते इन्हीं की पूरी सांस्कृतिक, आर्थिक और हर एक चीज़ से अवगत होने के बाद वो राजनीतिक सत्ता को भी हथियाता है। उसी क्रम में जब यहाँ पर ये प्रवेश करते हैं, अंग्रेज के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा इस कंपनी को सैनिक सहायता दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शासन व्यवस्था भी बनता है। तब जब वहाँ पे ब्रिटिश एंड ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब राजनीतिक सत्ता को हथियाता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा उस कंपनी पर कुछ एक्ट बना के कहता है इस तरह से आप कीजिए, उस तरह से आपको सरकार को चलाना है, कंट्रोल करना है, ऐसे कुछ इस तरह से नहीं हो जो मानव का मूल अधिकार का हनन हो। मगर बहुत ऐसा होता है, कुछ भी करने के बावजूद भी हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी शोषण किया गया, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए या सामाजिक या और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए। सभी दृष्टि से अंग्रेजों के द्वारा भारत में या भारतीयों को शोषण किया गया। तो उसी क्रम में पहला 1773 में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग मतलब चलाने के लिए एक नियम। इस क्रम में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था ना, उस समय बंगाल हुआ करता था, बात की बात करते हैं, ये जितने भी देख रहे हैं बंगाल, अभी बंगाल ही तक सीमित था अंग्रेज लोग, ब्रिटेन के लोग। तो वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में प्रथम चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम बार कब आया था, तो 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। उसमें हुआ क्या, तो भारत पर कंपनी का सीमित नियंत्रण यानी शुरुआत हुआ था। तो कंपनी ने क्या क्या नियंत्रण भारत पे करना चाहिए, किस तरह से बंगाल को चलाना चाहिए, इस तरह का पहला अधिनियम है। दूसरी की बात किया जाए तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो आंसर मेरा होगा 1784। और जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना, उस समय भी बंगाल का गवर्नर ही था, और बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को, बंगाल का जनरल गवर्नर हो गया, गवर्नर के बाद जनरल गवर्नर, तो वारेन हेस्टिंग्स वही थे। और उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। मतलब जब वो बंगाल क्षेत्र है तब ऐसा नहीं एक सीमित व्यक्ति या एक ही व्यक्ति पूरे बंगाल में कोई भी कार्य करना हो तो निर्णय ले लेगा, नहीं, इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा, 10 आदमी 20 आदमी वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ब्रिटिश में भी यानी ब्रिटेन में भी और अंग्रेज में भी एक बोर्ड बनाया गया, और कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा सबके सहमति से लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति निर्णय ले जाए। तो वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया था। यही पूछा जाता है, तो कब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुआ था या किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स किया था। किस नाम से जाना जाता है, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784। अब आइए 1813, फिर कुछ दिनों के बाद फिर 1813 इसको चार्टर्स एक्ट कहता था। तो भारत में प्रथम चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1813। उस समय उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, वो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो। उसने कंपनी की व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, कहा कि नहीं, यानी इसका मतलब ये हो गया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर देने के मतलब ये हुआ कंपनी को पूर्ण रूप से, ऐसा नहीं सभी कंपनी आके यहाँ पर व्यापार कर सकता है, ऐसा नहीं, यही कंपनी ब्रिटिश कंपनी ही पूरे तरह से जितने भी बिजनेस है वही करे, भारतीय भी करेगा, भारत के बाहर और सब जो देश है वो भी यहाँ पे व्यापार करेगा, मगर ब्रिटिश के नियम के अनुसार ब्रिटिश से परमिशन लेते हैं। फिर आइए 1829 नामिया सती प्रथा निषेध कानून, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो अंग्रेजों से ये अनुशंसा किए हुए थे भारतीयों की तरफ से राजा राम मोहन राय, पूछा जाता है सती प्रथा को रोकने के लिए भारतीयों की तरफ से कौन प्रथम प्रयास किए हुए थे, कौन अथक प्रयास किए थे, तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है, बंगाल के थे। तो 1829 ईस्वी में अंग्रेजों ने सती प्रथा पर एक कानून बनाया था, तो उसी पूछा जाता है सती प्रथा निषेध कानून कब आया था, तो 1829। उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो थे विलियम बेंटिल। क्या थे, विलियम बेंटिल। और विलियम बेंटिल सती प्रथा पर रोक। अब कभी कभी किसी बच्चे को थोड़ा सती प्रथा जिसको तो नॉर्मली हर एक बच्चे इस चीज को जानकारी होंगे, फिर भी नहीं जानकारी तो मैं इस चीज को डिस्कशन करता हूँ दोस्तों। सती प्रथा ऐसा एक प्रथा था जिसमें किसी भी महिला का पति किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके पति को, तो इसके साथ साथ पति के साथ साथ इस महिला को भी अग्नि में जला दिया जाता था।
तो उस प्रोसेस को कहते थे हम लोग सती प्रथा। बट उस समय एक प्रकार के कह सकते हैं हिंदू में ये बहुत बड़ा कुप्रथा था, सामाजिक स्तर पर काफी घृणीय वर्ग था। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से भी अपने पति के साथ चली जाती थी, मगर कुछ महिलाएं ऐसी थी जो नहीं मरना चाहती थी, आग में जिंदा नहीं इस तरह की होना चाहती थी, सती नहीं होना चाहती थी। फिर भी सामाजिक लोग उस गांव के, उस क्षेत्र के जबरदस्ती उस महिलाओं को उसके पति के साथ जला दिया जाता था, तो उसी को कहते हैं सती प्रथा। तो उस पर कानून बना के उसको निषेध किया गया और राजा राम मोहन राय उसमें अथक प्रयास किया गया था। लेकिन उस समय राजा राम मोहन राय को उस सामाजिक स्तर पर काफी विरोध हुआ था। फिर भी जो सही है वो सही है। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध कानून लाया गया था। उस समय विलियम बेंटिक थे, सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं, फिर हम लोग चलते हैं 1835 ईस्वी में चार्टर एक्ट, भारत का दूसरा चार्टर एक्ट 1835 में। वह उस समय उस एक्ट के तहत क्या किया गया, भारत में बंगाल में जो गवर्नर जनरल का पद होता था उसको, क्योंकि उस समय तक 1835 ईस्वी आते आते बंगाल के क्षेत्र से बाहर भी, जैसे उत्तर प्रदेश होते हैं, दिल्ली होता है, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, साउथ इंडिया की बात किया जाए, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु क्षेत्र में भी धीरे धीरे अंग्रेज का शासन व्यवस्था कायम हो गया, उस क्षेत्र को विजित करने लगा। तो बंगाल से अपने गवर्नर जनरल को पद को हटा के कहा कि नहीं, अब जो भी बनेगा पूरे का पूरे भारत का गवर्नर जनरल को पद को सुनियोजित किया गया। तो 1835 में चार्टर एक्ट आया। उस समय विलियम बेंटिक ही थे और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। तो ये भी पूछा जाता है किस व्यक्ति को, या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक, या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, वही व्यक्ति बने थे, विलियम बेंटिक ही बना था। तो इस बिंदु को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गए थे। तो इस तरह के भी याद रखिएगा। या पूछा जाता है कब बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को खत्म कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पद को बनाया गया था, तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। आइए 1853, फिर 20 साल के बाद 1853 में फिर अगला चार्टर एक्ट आया। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। वो कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत को नियंत्रण करना। अब कंपनी को एकदम सिर्फ और सिर्फ बहुत सा अधिकार को खत्म कर दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे कंपनी के द्वारा काफी शोषण किया जा रहा था। तो उसमें कंपनी को देखिए 1853 में चार्टर एक्ट लाया गया। लॉर्ड डलहौजी थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल। तो पूछा जाता है 1853 का जब एक्ट आया था उस समय भारत का कौन गवर्नर जनरल का थे, लॉर्ड डलहौजी। तो कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत का नियंत्रण किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। आगे चलते हैं 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी थे, बहुत महत्वपूर्ण काम की, विधवा विवाह को मान्यता दी गई। क्या हुआ था 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या होता था। 1856 से पहले हिंदू समाज में यदि किसी महिलाओं का, क्योंकि जो ही 1829 ईस्वी में किसी महिला का पति मर जाने के बाद वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता था। अब वो क्योंकि निषेध हो गया तो उसको अब तो जलाया नहीं जाएगा, इस महिला को छोड़ दिया गया। तो अब यह महिला पूरी जिंदगी तो अकेला जिंदगी नहीं जिया सकता ना, तो उसको तो शादी मान के दूसरा विवाह करना होगा। लेकिन वहाँ सामाजिक बंधन के कारण उस विवाह को पूरे जीवन का अपने अविवाहित रहना पड़ता था, यानी फिर दोबारा शादी नहीं किया जा सकता था। उसी को कहते हैं पुनर्विवाह विधवा। मगर 1856 ईस्वी में क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने देखा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, किसी भी महिला का पति का मृत्यु हो जाने के बाद ये पूरी उम्र विवाह क्यों नहीं कर सकता, क्या इसमें कमी है। क्योंकि समाज में पति कर सकता है, पुरुष कर सकता है, महिला क्यों नहीं कर सकता, समान अधिकार होनी चाहिए। मगर सामाजिक बंधन के कारण उसको क्या किया गया, नहीं ऐसा नहीं कर सकती है महिला लोग। मगर लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में एक अधिनियम बनाया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। इसमें किसी महिलाओं की पति की यदि डेथ हो जाती है तो ये महिला पुनः किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकता है, वही है विधवा विवाह का मान्यता दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी कदम था। अंग्रेजों के द्वारा ऐसा ही नहीं खाली शोषण ही किया गया है दोस्तों, हमारे सामाजिक रूप में भी काफी सहयोग किया है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी सहयोग किया है। मगर कहीं ना कहीं इसका भी इसके पीछे कुछ रहता था, स्वार्थ रहता था। आइए अब आइए 1856 का इस तरह की होता है तो क्या होता है, 1857 हम जानते हैं भारत की प्रथम स्वतंत्रता की क्रांति हो जाती है 1857 में। इसी सब का परिणाम था
सती प्रथा को रोकना, हिंदू विदा, तो इससे क्या होगा, कुछ समाज गुस्सा जाते हैं। और सब बहुत कारण है, आर्थिक कारण भी है, संस्कृति की भी कारण है, राजनीतिक भी कारण था, तत्कालीन कारण भी था। मगर 1857 की क्रांति में या कोई भी क्रांति में एक कारण नहीं होता है दोस्तों, तत्कालीन कारण तो होते हैं, मगर इससे पीछे भी बहुत बड़ा कारण होता है। मगर ये तत्कालीन कारण पूरे इस आंदोलन को क्रांतिकारी बना दिया जाता है। तो 1858 में फिर आते हैं, 1857 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू कर दिया गया। फिर 1857 में क्रांति होती है, पुनः लगता है नहीं कि एक अधिनियम आना चाहिए, एक्ट आना चाहिए, कानून आना चाहिए। तो 1858 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे शासन के लिए अधिनियम है, नाम ही है अच्छे शासन। उस समय हमारे देश के जो उस समय देश का जो भारत गवर्नर जनरल का पद था ना, उसी अधिनियम के तहत खत्म कर देता है 1858 के जो अधिनियम आता है। और भारत में जो गवर्नर जनरल को पद के खत्म करके भारत में वायसराय का पद को बना दिया जाता था। फिर यहाँ पर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही होगा। दोस्तों आप एक शब्द को एक बार और चीज जानना है, जैसे जो ही 1857 की क्रांति हुई तो 1858 का जो अधिनियम आया तो क्यों गवर्नर जनरल को पद खत्म करके वायसराय थे। वायसराय अब एक ऐसा पद हो गया जो डायरेक्ट पूरे भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश टाउन या वहाँ की जो ब्रिटिश महारानी थी उसके हाथों में दे दिया गया, या वहाँ की संसद की जो, जैसे भारत की पूरी शासन व्यवस्था भारतीय ब्रिटिश संसद के अनुसार ही चलेगी, वहाँ के जो नियम और कानून जो होगी वहाँ से जैसा बनाया जाएगा ना, वहाँ सेम टू सेम वायसराय यहाँ लागू करें। यानी वायसराय या वहाँ कह सकते हैं ब्रिटिश की संसद का एक प्रतिनिधि हो गया वायसराय, डायरेक्ट उसकी बात हो गया। अब कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहेगा भारत की शासन व्यवस्था पे, तो इसलिए वायसराय होता है। इसलिए दोस्तों देखेंगे भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो वायसराय के पद को खत्म करके गवर्नर जनरल बनाया गया था 1947 से लेकर 1950 तक। जो हमारे संविधान जब तैयार हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान में वायसराय में गवर्नर जनरल राष्ट्रपति के पद को प्रमुखता दिया जाता है, सर्वोच्च किया जाता है। इसलिए देखे होंगे 26 जनवरी 1950 को के बाद हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सुनियोजित होता है। इसी तरह से 1858 में अच्छे शासन के लिए अधिनियम आया गया, लॉर्ड कैनिंग, भारत पर सीधे ब्रिटेन क्राउन का शासन बना दिया गया और भारत में वायसराय का पद को सुनियोजित किया गया। फिर 1861 की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम लॉर्ड कैनिंग थे। काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1861 में अब क्या होता था, इससे पहले 1861 से पहले जो भी ये लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए हुए थे, टोटल का टोटल ब्रिटिश नागरिक थे, अंग्रेज लोग रहते थे। मगर 1857 की क्रांति के बाद उन लोगों को भी लगा नहीं, भारतीयों को इसमें सम्मिलित करना होगा, नहीं तो हम ज्यादा दिन तक भारत पे राज संभव नहीं है, राज नहीं कर पाएंगे। इस राज को इसको कहीं ना कहीं भारतीयों को खुश करने के लिए वहाँ जो बनाया गया बोर्ड था उसमें भारतीयों को भी सम्मिलित करना शुरू कर दिया गया था। तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, काउंसिल में भारतीयों का भी प्रवेश करने दिया गया, चाहे चुनाव के माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो, भारतीयों को भी इसमें लेने का प्रथा शुरुआत किया गया। चलिए आगे चलते हैं। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन, उस समय थे भारत का वायसराय लैंसडाउन। बाल विवाह क्या होता था, पहले 12 साल की जो कम बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उसको भी शादी हो जाता था। तो मगर 1891 में जो संपत्ति आयु का अधिनियम है लैंसडाउन ने बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया। 12 साल से जो भी बच्चे हैं, चाहे लड़के हों या लड़की हों, इसको 12 साल से कम आयु पर इसको शादी करते हैं तो आपने कानूनी अपराध किए, आपको कानूनी सजा दिया जा सकता था। चलिए आते हैं, अब आते हैं 1892 हो गए। 1892 में फिर आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, लैंसडाउन ही थे। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ 1892 में। देखिए क्या होता है, निर्वाचन मतलब चुनाव। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भारतीयों का भी प्रवेश मिल गया, तो कहीं ना कहीं अब जो भी तो कहेगा हम बनेंगे, तो उसके लिए भी चुनाव की व्यवस्था क्या है। भारत में पूर्ण रूप से चुनाव नहीं होता था, पूर्ण रूप से चुनाव हुआ था 1837 में। ब्रिटिश कालीन में भारत में प्रथम जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव जो हुआ था, कह सकते हैं नागरिकों को अधिकार जो दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत दिया गया था। और 1937 में होता है, चुनाव भी होता है, और जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं अंग्रेज कालीन, उस पर भी हम लोग को आगे जिक्र करना है। मगर ये जो भारतीय परिषद अधिनियम निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ, यानी जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भारतीयों को जो प्रवेश मिलता था या अंग्रेज को जो प्रवेश मिलता था, उसका चुनाव के माध्यम से
किया गया। तो वही कहता है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हो गया। अब आइए 1909, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मिंटो मार्ले अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909। या मिंटे मार्लो अधिनियम किसको कहा जाता है? तो 1909 को कहा जाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1909 में। मिंटो मार्ले अधिनियम कब हुआ था? तो 1909। इसमें क्या है, लॉर्ड मिंटो ने, देखिए मिंटो हो गया, ये चेम्सफोर्ड उस समय हमारे देश के वायसराय थे और ये महासचिव थे, इसलिए उसके दोनों के नाम पर इस अधिनियम का नाम लागू है। यहाँ पर डैश होगा, एक नाम नहीं है, दोनों दो नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, मिंटो अलग और मार्ले अलग, दोनों को मिला के एक अधिनियम लाया गया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा। उस समय जब मिंटो मार्ले अधिनियम लाया गया तो उस समय भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो थे, और जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था उस समय भारत में वायसराय का पद पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उसमें क्या होता है, 1909 में मिंटो मार्ले अधिनियम, लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया। दोस्तों यहीं से कहा जाता है पाकिस्तान की बनाने की शुरुआत हो जाती है। ये जो मिंटो थे ना, एक भारत की विभाजन की शुरुआत यहीं से कर दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, जहां पर उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काफी विरोध करते हैं, फिर भी ये लोग 1909 को लागू कर देते हैं मिंटो मार्ले अधिनियम। इसमें क्या किया, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को व्यवस्था कर दिया। मतलब क्या, उस समय हम जानते हैं मुस्लिम लीग भी स्थापना में आ चुका था, तो उसमें क्या किया, कुछ क्षेत्र जो है भारत का नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्षेत्र के लिए है, ये कुछ मुस्लिम लीग के लिए, वो क्षेत्र जो है उस धर्म के लिए है। तो कहीं न कहीं यहीं से शुरुआत हो जाती है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, या भारत की विभाजन की पद्धति। तो पूछा जाता है किस अधिनियम को भारत विभाजन की अधिनियम कहा गया? तो वो भी कहा गया मिंटो मार्ले अधिनियम का। आइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उसमें प्रांतों में द्वैत शासन, कभी कभी द्वैत प्रांत मतलब होता है राज्य, अब मुल्क मतलब होता है देश, तो प्रांत मतलब प्रांत में द्वैत शासन, मतलब जितने भी हमारे देश में राजा रजवाड़ा था, राज्य था, उसमें द्वैत शासन का मतलब हो गया वहाँ के जो चुनाव के माध्यम से या कोई वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी बनेंगे, उसमें उस राज्य में दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को कायम करेंगे। कुछ विभाग या कुछ शासन व्यवस्था या कुछ मंत्री अंग्रेज के हाथ में रहेगा और कुछ भारतीयों के हाथ में रहेगा। जैसे रक्षा की बात किया जाए, जैसे वित्त की बात रहे, टोटल का टोटल अंग्रेज अपने हाथ में लिया हुआ था। और जितने शासन व्यवस्था की बात किया जाए, कृषि से संबंधित की बात किया जाए, वो भारतीयों को दे दिया गया। उसी को कहते हैं द्वैत शासन। जैसे हमारे भारत में एक प्रकार के अभी तो द्वैत शासन नहीं कर सकते, मगर हमारे भारत में राज्य में देखते हैं रेलवे, बैंकिंग, संचार व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है। वहीं राज्य में, उसी राज्य में, बिहार में या किसी भी राज्य में, वहाँ की शासन व्यवस्था, कृषि, रोड या जो भी चीज़ होती है वहाँ की राज्य सरकार की कंट्रोल करते हैं। तो दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को कायम किए हुए हैं। उसी तरह से द्वैत शासन कहता है। तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत करने वाले जो थे ना, वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो प्रांतों में द्वैत शासन, दोस्तों कोशिश करते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। यदि आप समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चे को देखने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए। जितने भी आप लोगों को व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। मैं बहुत ही जितना भी कुछ बता रहा हूँ आपको इसको समझिए, एक प्रॉपर नोट बनाइए, आप लोग कॉपी पेन साथ में रखिए। इससे क्या होगा, आपकी बहुत जानकारी मिलेगा, रिवीजन कीजिए। ये सब काफ़ी एग्जामिनेशन, चाहे बीपीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं या एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं ना, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों से आशा करते हैं, आप लोग देख रहे हैं, लाइक करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को बढ़ाइए, मुझे अच्छा लगेगा, मेहनत कर रहे हैं। चलिए आइए 1927 साइमन कमीशन आयोग। साइमन कमीशन आयोग जो है ना, यह आयोग जो बनाया गया था 1919 में, जब भारत में चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया था, तो उसमें एक नियम दिया था, तो भारत में जो भी आप ये लागू हुआ ना, हर एक 10 साल को इसकी रिवीजन किया जाएगा, देखा जाएगा क्या हुआ। उसी में देखते हुए 1927 में इसको गठन किया गया था ब्रिटेन में, और 1928 में भारत में आया था। तो इसी में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाया गया था। तो साइमन कमीशन आयोग 1927 में आया था। लॉर्ड इरविन थे उस समय, हमारे देश के उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। अभी का जो वर्तमान का राष्ट्रपति है ना, उससे पहले भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले उस राष्ट्रपति भवन को कहा जाता था वायसराय हैंगर। उसमें वायसराय रहते थे उस समय जब स्वतंत्र नहीं हुआ था 1931-32 में।
तो पूछा जाता है जो राष्ट्रपति भवन है या वायसराय है, उसमें कौन से प्रथम वायसराय थे जिसमें प्रवेश किए थे? प्रथम प्रवेश करने वाला वायसराय कौन थे व्यक्ति? वही लॉर्ड इरविन थे। और जो 1927 ईस्वी में जो आया था वो संविधान निर्माण की योजना की बात करने के लिए आया हुआ था। तो देखते हैं क्या हमारे जो हमारा उपनिवेश भारत है, क्या इसमें संविधान निर्माण या किस तरह से शासन व्यवस्था को कायम किया जाए उस पर विचार करने के लिए ये लोग आए थे। अच्छे शासन व्यवस्था को लाने के लिए लाए थे, मगर कहीं ना कहीं इसका विरोध होता है। अब आइए 1930 की बात करते हैं। सादा एक्ट 1930 में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। सारदा एक्ट कब आया था? 1930 में। आप लोग को दोस्त बताना है कौन सा भारतीय थे जो इसका सपोर्ट किए थे, उसमें इसको बढ़ाने के लिए योगदान काफी भारतीयों की तरफ से दिए थे। सारदा एक्ट, जिसमें उस समय भी हमारे देश के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो पूछा जाता सारदा एक्ट किस समय, उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। सारदा एक्ट कब आया था? तो 1930 में। सारदा एक्ट में किस चीज का जिक्र किया था? इसमें क्या सुधार था? तो सामाजिक सुधार के अंतर्गत विवाह आयु लड़का के लिए 18 साल एवं लड़की के लिए 14 साल की गई थी। पहले 12 साल, फिर बढ़ा के अब क्या किया गया? 14 साल। इससे क्या होता था, कहीं ना कहीं लड़कियों और लड़का के मानसिक शारीरिक पे फर्क पड़ता था। वो लोग सोचा नहीं एज को बढ़ाया जाए, शादी की उम्र को बढ़ाया जाए। तो विधवा सारदा एक्ट के तहत ही लॉर्ड इरविन ने विवाह आयु लड़का के लिए 18 साल और लड़की के लिए 14 साल किया गया। इससे कम आयु के कोई भी बच्चे, चाहे लड़का रहे 18 साल से कम नहीं कर सकते हैं। अभी भी वर्तमान में दोस्तों बताना, आप लोग जानते हैं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में इस चीज का जिक्र किया गया है। तो भारत में कोई भी लड़का 21 साल से कम और लड़की 18 साल से कम शादी नहीं कर सकते हैं, बाल विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके लिए काफी कानून बना हुआ है। तो उस समय भी 1930 ईस्वी में सारदा एक्ट के तहत लॉर्ड इरविन ने विवाह आयु लड़का के लिए 18 साल और लड़की के लिए 14 साल को फिक्स किया गया था। अब आइए अंतिम, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 1935, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जानते हैं 1935 का जो अधिनियम आया था उसी को कहते हैं भारत सरकार अधिनियम भी बोलते हैं। और वर्तमान में हमारा जो संविधान है ना बना हुआ, उसका 1935 का 80% जो कंसेप्ट है हमारे भारतीय संविधान में रखा गया हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत सरकार अधिनियम काफी हमारे भारत के लिए ये काम हुआ। इसी में बहुत सारा अधिनियम था, जैसे बिहार से उड़ीसा को अलग करना इसी अधिनियम के था, भारत से म्यांमार को अलग करना इसी अधिनियम के तहत था, भारत में चुनाव होना इसी अधिनियम, बहुत सा ऐसा काम हुआ है भारत में जो इस अधिनियम के तहत हुआ। दोस्तों हम इस पर काफी अच्छा वीडियो बनाएंगे। इस पर ही 1935 के अधिनियम पर एक वीडियो बहुत अच्छा बन जाएगा। पूछा जाता है मेंस वगैरह में, बीपीएससी के मेंस में, यूपीएससी के मेंस में। बताइए 1935 के अधिनियम के बारे में बताना है, इसमें क्या कमियां थी या बहुत सा तरह की बात पूछा जाता है। वो थे लॉर्ड वेलिंगटन, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता था भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब आया था उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन। उसमें प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया। प्रांत मतलब राज्य में, अब एक सिर्फ और सिर्फ केंद्र में पूरे देश का ही आप कंट्रोल करेगा अंग्रेज लोग, मगर भारत में जो राज्य सब था उसकी स्वायत्तता दे दिया गया। आप जाइए खुद चुनाव कीजिए और चुनाव लड़े। इसी के तहत चुनाव भी हुआ था 1937 में 11 प्रांत में, और वहाँ प्रधानमंत्री भी बनते हैं मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, और सब बहुत सा पार्टी रहता है, मिलके अपना चुनाव लड़ते हैं। और 9 सीटों पे और बहुत सा राज्य में 9 से 8-9 राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीत जाते हैं और जो मुस्लिम लीग होते हैं उनको हार होती है। उसी समय से और ये लोग अग्रेसिव हो जाती है। ऐसे नहीं, भारत में धर्म के आधार पर बंटवारा होना चाहिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी स्थापना इसी चुनाव के द्वारा देखा जाता है। नहीं, भारत में हम लोग यदि इस तरह से रहेंगे हमारी हार होगी, हमारा कोई नहीं होगा। इसी तरह से ये लोग भी देखा गया तो काफ़ी इस पर तो डिमांड किए थे पाकिस्तान बनना चाहिए। दोस्तों कोशिश करते हैं आप लोग अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर दूसरे बच्चे को भी देखने के लिए कीजिए। ये भाग 1 है, भाग 1 आधुनिक भारतीय इतिहास का। मैं और चीज लगभग 5-6 और है और बहुत सा एक्स्ट्रा मैं भाग 2 के बारे में बताऊंगा। देखना मत भूलिएगा। यदि पूरा वीडियो देखे है ना तो दूसरा भी वीडियो देखिए, भाग 2 भी, तब जाके संपूर्ण ज्ञान होगी। और ये देखने के बाद कोई भी एग्जामिनेशन में बैठिए, मैं पूरे आशा के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं कहूँगा एक क्वेश्चन आप बना के आ जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। और मैं इतना देर से आपसे बोल रहा हूँ तो बहुत सा चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, फिर भी मैंने आपको बोला हूँ। तो आप यदि कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो इस पॉइंट को खोज करके लिख लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब तक अंत तक वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच।